नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर में आज देखते हैं पहला टॉपिक। उससे पहले कि टॉपिक पे चलें, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, इसका जो है आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा एंड यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल हमारे जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। भूटान में भारत के UPI और भीम UPI की शुरुआत हुई है। यह न्यूज में है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है कि जहां पर उसने एकीकृत भुगतान करने के लिए मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए जो मानक अपनाया वो भारत का मानक अपनाया। इस प्रकार इसे जो है भूटान सिंगापुर के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है कि जो व्यापारिक स्थल या अन्य स्थलों पर जो है UPI यूज करने वाला दूसरा देश है। साथ ही भारत ही मतलब भूटान ही ऐसा पहला देश है जो रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला और भीम दोनों को एक साथ स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश है जो भारत का रुपे कार्ड को भी जारी करता है और भीम UPI को भी स्वीकार किया। तो अब देख लेते हैं भीम क्या है ना। तो भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भीम का फुल नाम है। यह एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस है। इसी के माध्यम से काम करता है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस का मतलब कि समन्वित रूप से काम करता है और ये भारत का डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में यह इस व्यवस्था में एक मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक के खाते एक साथ जुड़ जाते हैं और उसको आप कई बैंकों के खातों को आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI भी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उनने विकसित किया। यह एक रियल टाइम धन का अंतर करता है, मतलब धन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं रियल टाइम मतलब तत्काल में। इसे दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। एक चीज़ और है, UPSC एक सवाल ऐसा पूछती है कि प्रमाणीकरण मतलब कितने स्तर होते हैं प्रमाणित करने के लिए, उस मतलब कि प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो भीम UPI में इस प्रकार के तीन स्तर का प्रमाणीकरण होता है। पहला तो जिस डिवाइस में जिस होती है उस डिवाइस मतलब कि मोबाइल में अगर है तो मोबाइल की ID और मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद ही आगे अकाउंट नंबर जुड़ेगा, ये होता है। दूसरी बात, बैंक खाता या उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए लेन देन के लिए बैंक खाते से सिंक्रोनाइज होता है। दो चीज़, पहला मोबाइल होगा फिर बैंक खाता होगा, डिवाइस की ID हो गई। तीसरे स्तर पे आता है कि एक आपको पासवर्ड बनाना होता है, पिन या पासवर्ड बनाते हैं जिसको जितने बार जब पेमेंट करना होता है तो उस समय जो है आप लॉगिन करते हैं, उस पिन को डाल करके पेमेंट ऐसे करते हैं। ये चीज़ होगा। UPI क्या है? UPI मतलब कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। यह तत्काल जो है रियल टाइम भुगतान करने की एक व्यवस्था है जो एक बैंक से दूसरे बैंक में बिना उसके पक्ष को बताए कि क्या है कैसा है, एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में जो है धन का अंतर करती है, ट्रांसफ़र करती है पैसे का। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह बाद में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संस्था है। इसे जो है RBI और भारतीय बैंक संघ के द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से इसको स्थापित किया है। यह किया गया है। यह जो है भुगतान एवं निपटान अधिनियम 2007 के तहत इस संस्था का स्थापना की गई है। यह जो है निपटान संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए यह डेडिकेटेड समर्पित संस्था है। अगला टॉपिक है अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण संबंधी मुद्दों की जांच हेतु आयोग का गठन हुआ। अभी जैसा आपको पता होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के लिए बहुत सारी जातियां इसी के तहत आती हैं, लगभग 3000 जातियां आती हैं। अभी क्या है, उसमें किसी को भी 27% सबको आरक्षण मिलता है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलता है। तो
2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात का वर्गीकरण का एक प्रस्ताव पेश किया था कि उसमें जो जातियां, इस 3000 लगभग जातियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो सरकार का लाभ कम ले पाती हैं और बहुत ज़्यादा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। तो इस सबको आप कुछ ऐसी जातियां हैं जो धनी हैं, मतलब ठीक है स्थिति में हैं और वो ज़्यादा लाभ लेती हैं। तो इस सब विषय को देखते हुए 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि जातियों का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए और 27% जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण को इन जाति समूहों में बांट देना चाहिए। जो ज़्यादा पिछड़ी हैं उनको ज़्यादा देना चाहिए, जो कम पिछड़ी हैं उनको कम करना चाहिए। तो 2017 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक ओबीसी के उपश्रेणीकरण के लिए एक समिति के गठन उन्होंने किया। अभी न्यूज में इसलिए है कि इस समिति को जो है 11वां विस्तार दिया गया, मतलब कि अभी तक ये रिपोर्ट अपनी नहीं सौंप पाई है, इसको और समय चाहिए था, इसलिए इसको 11वां जो है विस्तार फिर दे दिया गया है। 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इसका कार्यकाल को देख लेते हैं। अब संविधान का अनुच्छेद 340 क्या कहता है, जिसके तहत इस समिति का, इस आयोग का गठन किया गया है। संविधान का 340 यह इस बात कहता है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह जो है पिछड़ा वर्ग कौन से, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की दशा, यह आयोग क्या करेगा, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण मतलब जांच करेगा। इस आयोग के गठन के लिए राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को उचित समझे उस व्यक्ति को जो है आयोग में शामिल कर सकता है। संवैधानिक आधार क्या है इस तरह के मतलब कि उप विभाजन के लिए? संवैधानिक आधार ये है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की गारंटी दी गई है। विधि के समक्ष समता, इसका मतलब ये हो गया कि गैर बराबरों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता। यह भी इसी में आता है कि गैर बराबरों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता, विधि के क्षमता के अंतर्गत आता है। ये भी बात है कि अगर उन्नत वर्ग करता है तो उन्नत वर्ग के साथ भी समान स्तर पर लाने के लिए जो गैर बराबर वाले व्यक्ति हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसी को सकारात्मक सकारात्मक विभेद बोलते हैं। अनुच्छेद 16(4) में भी यह बात कही गई है कि राज्य किसी भी समाज के पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के संबंध में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है अगर राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। अब तो यह बात है दोस्तों। अगला चलते हैं, अगली टॉपिक पे हम देखते हैं सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021। यह सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट यह संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक और सामाजिक मामलों का विभाग जो है यह वार्षिक आधार पर जारी करता है। यह जो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 इस बार जारी की गई है, इस पे जो है कोविड के प्रभाव पर क्या प्रकाश डालती है, कोविड का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का खास जिक्र किया गया है। और इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि जो प्रभाव डालती है कोविड की वजह से क्या प्रभाव पड़ा है और कौन ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इन समस्त चीज़ों की ये जो है रिपोर्ट उस पर फोकस है। इसमें मुख्य बिंदु अगर देख लीजिए तो इसकी कुछ खासियत है। यह वार्षिक आधार पर रिपोर्ट जारी होती है। इसमें जो है 2000 तुलनीय डाटा उपलब्ध किया जाता है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, देखा जाता है पिछले से इस सालों में कितना अंतर परिवर्तन हुआ है। अभी जो संकेतक जो इस डेटाबेस में संकेतक की संख्या 211 संकेतक यूज किए जाते हैं। इसमें रिपोर्ट में ये भी बात की गई है कि वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबी 20 से अधिक वर्षों में पहली बार बढ़ी है। मतलब 20 से अधिक वर्ष में सबसे पहली बार ऐसा हुआ जब विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोविड ने यह भी बात कही गई इस रिपोर्ट में कि कोविड ने जो है 2020 से 2021 मतलब साल भर के अंदर 119 से 124 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है।
एक बात और, बच्चों को भी प्रभावित किया है। 101 मिलियन बच्चे न्यूनतम पठन दक्षता से नीचे गिर गए हैं, मतलब उनकी न्यूनतम पठन क्षमता भी प्रभावित हुई है और कम हुई है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं। इसको जो है एसडीजी गोल वाइज देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसडीजी 1 में गरीबी को जीरो करने की बात की गई है। तो उस संदर्भ में अगर एसडीजी 1 का प्रभाव देखा जाए तो 2030 में जो वैश्विक गरीबी दर 7% होने का अनुमान था, यह कोविड की वजह से यह पाया गया है कि इस लक्ष्य को अब प्राप्त कर पाना मुश्किल होगा। एसडीजी 2 में जिसमें यह बात कही गई है कि जीरो हंगर की बात की गई है, साधारणतः उसके तहत अगर देखा जाए तो एसडीजी 2 में 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है, बच्चों में 22% बच्चे अविकसित पाए गए हैं, 7% बच्चे वेस्टिंग से पीड़ित मिले हैं, जबकि 5.7% से अधिक बच्चे अधिक वजन वाले मिले हैं। कोविड-19 ने स्वास्थ्य में एसडीजी 3 की तहत स्वास्थ्य में प्रगति को भी रोक दिया है और जीवन प्रत्याशा को भी कम कर दिया है। एसडीजी 4 में जो पढ़ने की क्वालिटी की गुणवत्ता की बात करता है, उसमें देखा जाए ग्रेड 1 से 8 तक के 9% बच्चे न्यूनतम पठन की दक्षता के नीचे गिर गए हैं, नीचे आ गए हैं। एसडीजी 5 को अगर देखा जाए तो उसमें क्या मिल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है 6% केवल महिलाएं जो हैं वह सांसद हैं, जबकि 36.6% स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि हैं और वहीं पर 28.2% प्रबंधकीय पदों पे शामिल हैं, मतलब महिलाओं की भी संख्या कभी बहुत ही कम है, न्यून है। एसडीजी 6 में देखा जाए तो 7 अरब, सोचिए 7 अरब देश की मतलब विश्व की आबादी है अनुमानतः, जिसमें से 2 अरब से अधिक लोग जो है सुरक्षित पेयजल उनकी पहुंच ही नहीं है। 2 अरब से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पेयजल ही सुरक्षित नहीं मिलता, जबकि 6 अरब से अधिक लोग ऐसे हैं जो स्वच्छता से वंचित हैं, स्वच्छता ही उनको सही नहीं मिल पा रही है। इसी एसडीजी 7 में देखा जाए जो स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है, उसमें 2.6% अरब लोग खतरनाक और अक्षम खाना बनाने की प्रणाली पे की चपेट में हैं। अभी भी ऐसी खाना बनाने की प्रणाली का यूज कर रहे हैं जो बेहतर और जो अच्छा नहीं है, खतरनाक है। कोविड-19 ने जो है 255 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों को भी नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक सुधार के लिए मध्यम और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्माण में योगदान दिया है। एसडीजी 9 के तहत ये बात मिली है 2020 में। अगर एसडीजी 10 में देखें तो ये मिला है कि प्रति 1 लाख व्यक्ति में 311 ऐसे व्यक्ति हैं जो शरणार्थी हैं। एसडीजी 11 के तहत ये बात मिली है कि दुनिया की आधी सारी आबादी अभी भी सार्वजनिक परिवहन से दूर है। 2000 एसडीजी 12 के तहत 2000 से लेके 2070 के बीच, मतलब कि 70 वर्षों में ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट 70% बढ़ गया है। इस ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट या वैश्विक सामग्री पदचिह्न का मतलब ये हुआ, इसको देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन कितने ज्यादा मटेरियल का यूज करता है, ऐसे मटेरियल जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो अब जितना ही ज्यादा अगर प्रकृति से प्राप्त चीजों पर व्यक्ति की निर्भरता होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका उतना ज्यादा प्रकृति पे भार है। तो यह भार जो है 70% बढ़ गया है 7 सालों में, मतलब कि लोग प्राकृतिक चीजों को बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब कि एक तरह से कहिए तो प्रकृति पर के संसाधनों पे भार बढ़ गया है। एसडीजी 13 में देख लेते हैं। इसमें ये बात कही गई 2020 में जो वैश्विक विश्व का औसत तापमान था वह 2 डिग्री सेल्सियस था। जिस 2 डिग्री सेल्सियस को बात की गई कि उससे कम किया जाएगा वैश्विक तापमान को, 2020 में 2 डिग्री सेल्सियस ही था। एसडीजी 14 जिसमें जो है जलीय जीवों की बात की गई है, उसको अगर देखा जाए तो इसमें डेड जोन 2008 में 400 था, जबकि 2019 में 700 हो गए हैं। डेड जोन क्या होते हैं? डेड जोन एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, जलीय क्षेत्र होते हैं, जहां पर एल्गल ब्लूम मतलब कि शैवालों के अत्यधिक वृद्धि के कारण वहां पर उस जल में
घुलित ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे वहाँ के जीव जंतु डेड कर जाते हैं और वह एक तरह से डेड हो जाता, मतलब कि वहाँ पर जलीय जीवों की उपस्थिति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा सुपोषण हो जाता है कि उस सुपोषण की वजह से इतना घना और इतना अत्यधिक जो है शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि वह शैवाल उसमें जीवों को, जलीय जीव को पैदा हो ही या बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को डेड जोन बोलते हैं। यह 2008 से 2008 में 400 से बढ़ के वर्तमान में के 2019 में 700 हो गया है। मतलब बहुत तेजी से इनकी संख्या बढ़ी है। 2000 से लेकर 2020 के दौरान, मतलब 2 दशकों में 10 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट हुए। ये देखिए, ये बहुत ही सीरियस बातें हैं। बाल श्रम 2020 में बढ़ करके 160 मिलियन हो गया है। लगभग दुनिया की आधी आबादी अभी भी डिजिटल जागरूकता व शिक्षा से अभी भी दूर है। अगला टॉपिक देखते हैं, प्रसाद योजना। इस प्रसाद योजना को अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद योजना के अंतर का उद्घाटन किया है। इसके तहत बनारस में पर्यटन सुविधा केंद्र और 80 घाट से राजघाट तक एक क्रूज बोट का संचालन किया जाएगा। अब देख लेते हैं प्रसाद योजना के बारे में। प्रसाद योजना का पूरा नाम है राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। योजना इसका पूरा नाम, अर्थात पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद। यह जो है भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। यह जो है तीर्थ यात्रा विरासत स्थल का एकीकृत विकास का उद्देश्य रखता है और इस एकीकृत विकास में यह बुनियादी ढांचे के विकास को ज्यादा महत्व देता पर ज्यादा फोकस करता है। बुनियादी ढांचा जैसे कि सड़क, रेल, जल परिवहन इत्यादि के माध्यम से उसकी कनेक्टिविटी प्रदान करने पर इसका अत्यधिक फोकस रहता है। अगला टॉपिक देखते हैं, फिट फॉर 55 पैकेज। यह किसका? यूरोपीय संघ का फिट फॉर 55 पैकेज देखते हैं। न्यूज में ये है कि अभी जो है यूरोपीय संघ ने यह एक नया जलवायु प्रस्ताव, जिसको फिट फॉर 55 पैकेज बोलते हैं, को जारी किया है। यूरोपीय संघ ने दिसंबर 2020 में पेरिस समझौते के तहत संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया। 2020 में इसने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, मतलब एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को जारी किया था। अब जो है जाकर के उसने फिट फॉर 55 पैकेज को जारी किया है। देख लेते हैं इस फिट फॉर पैकेज में क्या क्या प्रावधान है। याद रखिएगा, ये प्रमुख बिंदु जो है ये फिट फॉर पैकेज के प्रावधानों की बात करता है। इसमें जो है नवीकरणीय स्रोत से ये लक्ष्य रखा गया है कि 40% अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाएगा 2030 तक। जो है पहले जो था 36% करने का बात था, अब जो है 40% बात की गई है, 4% बढ़ा दिया गया है। वाहन से उत्पन्न 2030 से वाहन से जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसका लक्ष्य रखा गया है 55% तक कम कर दिया जाएगा वाहन से उत्सर्जन को, जबकि 2035 तक इसे 100% तक ला लिया जाएगा। मतलब वाहन संबंधी उत्सर्जन को 100% कम कर दिया जाएगा 2035 तक। ये भी बात कही गई है कि वाहन संबंधी उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 60 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इमारत और सड़क परिवहन के लिए एक अलग से उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है ना, इमिशन ट्रेड सिस्टम के निर्माण का भी आह्वान किया गया है। यह जो है यह इमिशन ट्रेड सिस्टम, मतलब उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, यह एक बाजार अधिकारी आधारित उपकरण होगा जो प्रदूषक के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने का यह प्रयास करेगा।
ऐसे छोटे नागरिक, ऐसे आम नागरिक जिनकी आय कम है, या ऐसे और छोटे व्यवसाय जो जिनको मदद करने की जरूरत है, उनके लिए सामाजिक जलवायु कोष मतलब सोशल क्लाइमेट फंड का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से इन लोगों को सहयोगी मदद की जाएगी। वर्ष 2023 से 2025 के बीच समुद्री क्षेत्र का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया गया है इस पैकेज में। यह पैकेज जो है एक कार्बन सीमा समायोजन तंत्र की भी बात करता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की भी बात करता है, जो कार्बन गहन उत्पादन वाले स्थानों से आयात पर कर लगाएगा। मतलब कि ऐसे देश जहां पर अत्यधिक जो है कार्बन गहन उत्सर्जन होता है, उस वहां से आने वाले आयात पर यह जो है इसका टैक्स लगाएगा इस कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के तहत। कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने की क्षमता को 2030 तक 310 मिलियन टन सिंक करने का लक्ष्य रखा गया है। अब विश्लेषण देख लेते हैं, इसका क्या विश्लेषण, इसका क्या महत्व कैसे है। यूरोपीय संघ का जो एनडीसी का मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का लक्ष्य है, वो 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य है। यह जो है 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का एक दीर्घकालिक लक्ष्य भी निर्धारित करता है। इससे एक फायदा होगा कि यूरोपीय संघ का जो यह लक्ष्य है वह अमेरिका की तुलना में अधिक आक्रामक मतलब अधिक सख्त है। इसी अवधि में जो है जितने अवधि में अमेरिका तय करता है 40% उत्सर्जन कटौती की बात करता है, उतने ही समय में यूरोपीय संघ 43% तक का उत्सर्जन कटौती की बात करता है। लेकिन ब्रिटेन जो अपना पैकेज जो जारी किया है, उसकी बजाय यह जो है कम प्रभावी है, 68% कम वादा करता है। इस पैकेज की वजह से कुछ उपभोक्ता और कंपनियों के लिए ट्रांजिशन चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। मतलब कुछ कंपनियों और उपभोक्ताओं को पुराने सिस्टम को छोड़ करके नए सिस्टम को अपनाने के लिए, नए तकनीक को अपनाने के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इसी दौरान कुछ ऐसे स्टील मेकिंग जैसी कंपनियां या क्षेत्र होंगे जिनमें ज्यादा प्रदूषणकारी उद्योग हैं, उनके लिए थोड़ा फायदे भी होगा। फायदे किस संदर्भ में होगा, क्योंकि अगर वो नए तरीके में नए तकनीकी नए निवेश कर लेते हैं, तो इससे इन उद्योगों को नया आकार मिल जाएगा और रोजगार भी बढ़ेगा। अब इसी संदर्भ की बात आई है तो देख लेते हैं भारत का आईएनडीसी क्या है। भारत का आईएनडीसी का लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2015 से 2030 तक की बात कही गई है। इस भारत के आईएनडीसी में उत्सर्जन तीव्रता सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को लगभग 1/3 कम करने का प्रस्ताव किया गया है 2005 की तुलना में। याद रखिएगा, 2005 की तुलना में 2030 तक 1/3 कम करने की बात की गई है। जबकि जीवाश्म ईंधन जो है 40% जो कुल क्षमता है बिजली उत्पादन की, उसका जो 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त करने की बात की गई है। 2030 तक जो है कुल कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने की बात 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक की बात की गई है। कार्बन सिंक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यह अवधारणा होती है कि जितना कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा, उतना कार्बन अन्य माध्यम से उत्पादित कर लिया जाएगा। इस व्यवस्था को कार्बन सिंक बोलते हैं। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है एक वर्ष में 100 मिलियन टन होता है, और अगर हम पेड़ पौधे लगा करके एक वर्ष में 100 मिलियन टन का अगर हम उसका कंजप्शन कर लेते हैं, तो इसका मतलब कार्बन सिंक हो गया, मतलब 0 हुआ। इसी को जो है कार्बन पर्यावरण तटस्थता भी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारतीय सरकार और क्या पहल कर रही है, इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एसीएपी भी कार्यक्रम लाई है। भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानदंड को लागू किया है। उजाला योजना के माध्यम से जो है एलईडी बल्ब वितरण किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लाई गई थी। आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सौर संगठबंधन का गठन जो 2015 में बात की गई, 2016 में इसका गठन किया गया। इस तरह दोस्तों ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप जो है कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसका जो है पीडीएफ जरूर आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा यूट्यूब कर्मयोगी सिविल सर्विसेज की यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और जो है आप हमारे यह नंबर जो 9315452633 नंबर है, इसके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो है आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।